तो हाँ, हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे साइंस का। साइंस में हमने अब तक पढ़ चुके थे अम्लीय अलग अलग पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल एक वैज्ञानिक था जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में हमको थोड़ा बताया था, जो हमारे सिलेबस में देखा था। तो पीएच स्केल का कार्य क्या होता है और विभिन्न पदार्थों के पीएच मान के बारे में हम देखेंगे। तो पीएच मान भी सभी पदार्थों के अलग अलग दिया हुआ है और इनको पढ़ना, और पीएच मान के लिए एक दो प्रश्न बोर्ड एग्जाम आ सकता है और पीएच स्केल क्या इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। तो पीएच स्केल का कार्य क्या होता है, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता को पीएच से व्यक्त किया जाता है। अर्थात पीएच मान पीएच स्केल क्या करती है, अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। और पीएच स्केल जो अम्ल और क्षार की प्रबलता को किससे मापते हैं, हाइड्रोजन की सांद्रता से पीएच स्केल क्या करती है, अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापती है। तो पीएच स्केल के मान अलग अलग होते हैं। पीएच स्केल में 1 से 14 तक अंक दिया होता है पीएच स्केल। तो 1 से 14 तक अंक दिए होते हैं। तो इसमें जो 7 से जो कम होंगे, जिन पदार्थ के मान 7 से कम होंगे उनमें धीरे अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब वो पदार्थ क्या होंगे, अम्लीय होंगे। और जिन पदार्थों में 7 से ज्यादा उनका पीएच मान, जिन पदार्थों का मान 7 से ज्यादा है, तो जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे क्षारीयता बढ़ेगी। और जिन पदार्थों का मान क्या 7 है वो क्या उदासीन है। जैसे हम देखेंगे जिन पदार्थों का मान पीएच मान 7 से कम है तो वो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होंगे। कम होने पर क्या अम्लीय होंगे। तथा पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या होगा, पदार्थ क्षार होंगे। तथा वे पदार्थ जिनका पीएच मान क्या 7 है तो मान वाले पदार्थ क्या होगा, उदासीन होंगे। जो 7 मान किसका होता है पीएच मान, अपने जल का जो मान होता है वो क्या साफ होता है, इसलिए जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस प्रकार कुछ पदार्थ है पीएच का मान दिए हुए जिनके। तो एक पदार्थ होता है जठर रस, जो अपने पेट में स्रावित होता है, इसको एचसीएल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एचसीएल कहा जाता है। किसको, जठर रस को। ये हमारे पेट में या उदर गुहा में या आमाशय में स्रावित होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 1.2 पीएच होता है। एक नींबू का रस होता है, नींबू का रस का पीएच का मान क्या होता है, 2.2 पीएच मान होता है। और रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4। ये क्या है, दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार इससे क्योंकि बहुत हल्का क्षार होता है, मतलब वो उदासीन के पास में थोड़ा सा पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे दुर्बल क्षार होता है और यहाँ पे दुर्बल अम्ल होते हैं। इधर अम्ल अधिक मात्रा में होगा, मतलब प्रबल अम्ल यहाँ पे होगा और प्रबल क्षार इस तरफ होंगे। तो इस प्रकार एक होता है अम्लीय वसा। अम्लीय वसा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। और एक MgOH होल्ट वाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहता है। किसको, MgOH होल्ट वाइज को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहता है। और इसका पीएच मान होता है 10 पीएच मान होता है। तो ये क्या एक क्षार है। NaOH का मान क्या होता है, 14 पीएच मान होता है। तो ये होता है, ये प्रबल क्षार है। और हमारा शरीर जो है वो किस परास के बीच में कार्य करता है, तो हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। तो इस प्रकार ये इधर ये मतलब अम्ल हो गया और एक ठोस पदार्थ क्षार हो गए। तो हम पीएच मान पढ़ रहे थे। पिछले कुछ 4 सालों में 2-3 प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे गए कि एचसीएल की मात्रा पेट में बढ़ने पर क्या होता है तथा इसके उपचार में क्या चीज ली जाती है या क्या किस प्रतिबंध का उपयोग किया जाता है। तो एचसीएल क्या होता है, अपने उदर गुहा अर्थात आमाशय में स्रावित होता है। तो एचसीएल की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, एचसीएल एक अम्ल है जिससे हमारे पेट में क्या होता है, जलन सी महसूस होती है या पेट में दुखना प्रारंभ हो जाता है। तो एचसीएल के पेट में अधिक मात्रा होने पर क्या पेट दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो इसके उपचार में क्या किया जाता है, इसके उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल्ट वाइज जैसे प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 10 होता है, पीएच मान होता है। तो ये क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके पेट में जो अम्ल होता है उसको क्या करता है, उदासीन कर देता है, इसलिए हमारा पेट दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो एचसीएल के लिए प्रति अम्ल के रूप में किसका MgOH होल्ट वाइज का उपयोग किया जाता है। अर्थात क्या हो जाता है, एचसीएल की मात्रा पेट में बढ़ने के कारण पेट दर्द प्रारंभ हो जाता है, जिसको उपचार में MgOH होल्ट वाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न पहले पिछली बार आ चुका है, तो इसको हम इस प्रकार समझ लेंगे। तो इस प्रकार एक मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्या होता है, दंतक्षय होता है। तो दंतक्षय को समझाइए, ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो हम जानते हैं कि क्या मुंह का पीएच मान क्या 5.5 से कम होता है, तो मुंह का माध्यम क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम होने के कारण हमारे जो दांतों पर क्या हो जाते हैं, इनेमल पाई जाती है। इनेमल क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या दंतक्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसको विस्तार से हम कैसे समझेंगे, पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्या होता है, मुंह का माध्यम क्षारीय हो जाता है, हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दांतों पर पाई
जाने वाली पाई जाने वाली परत इनेमल क्षय होने लगती है या टूटने लगती है, टूटने लगती है, जिससे दंतक से प्रारंभ हो जाता है, दंत से प्रारंभ हो जाता है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार जब किसी व्यक्ति द्वारा नियमित 2-3 दिन तक क्या ब्रश नहीं किया जाता या मुंह को साफ नहीं किया जाता तो हमारे मुंह में जो हम भोजन खाते हैं उसके भोजन के क्या कण रह जाता है, तो कण धीरे धीरे क्या लगता है सड़ने लगता है, सड़ने के कारण क्या अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, तो मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस पर 5 से मुंह का मान क्या हो जाता है, पीएच मान कम हो जाता है, जो हमारे दांतों पे जो इनेमल पाए जाते हैं वो क्या लगते हैं सड़ने लगती है या वो विखंडित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दांत क्या होते हैं विखंडित होने लगते हैं या टूटने लगते हैं, या इसको दंत क्षय कहते हैं। तो इस पर बोर्ड एग्जाम में हमको व्यवस्थित लिखना तथा आगे वालों को समझाना है। तो इस प्रकार हमारे इस लेसन में कुछ पदार्थ भी दिए गए हैं, जैसे विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, और हमारे जो धोने का सोडा है, और अपने क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब पदार्थ दिए गए हैं। तो इससे 2-3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि इन पदार्थ को कैसे बनाया जाता है तथा इनका उपयोग कैसा है। तो इस प्रकार हम पहला पदार्थ पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण होता है, इसका उपयोग पढ़ेंगे और ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसको विरंजक चूर्ण को इसके मैकेनिज्म क्या मतलब इसको कैसे बनाया जाता है लैब में, तो देखो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है CaOH, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH की मतलब कि क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर क्या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे ये होगा शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 कर देंगे तो Ca इसमें एक और निकल जाएगा CaO होगा, Cl2 जुड़ गया CaO Cl2, ये क्या होगा विरंजक चूर्ण, इसमें 2H बचे एक O बचा तो 2H और निकल गया तो क्या जल इससे अलग हो गया। इस प्रकार विरंजक चूर्ण का क्या निर्माण होता है। अभी इसके उपयोग हम देखेंगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में क्या विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका क्या हो जाएगा, पीने वाले जल को जीवाणु व रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग करता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा उपयोग क्या है, पीने वाले जल को जीवाणु व रोगाणु मुक्त करने में इसका उपयोग करता है। तीसरा इसका उपयोग हो जाएगा वस्त्रों के विरंजन अर्थात क्या, तो रंग उड़ाने में इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग करता है। तो इस प्रकार इसका मैकेनिज्म मतलब इसको बनाने की विधि व इसका उपयोग पूछे जा सकता है। तो इस प्रकार अब हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा जिसको क्या कहते हैं खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 को और क्या कहता है साइंस की भाषा में इसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। तो बेकिंग सोडा इसको खाने का सोडा भी कहते हैं और इसके उपयोग इसका सूत्र पूछ सकता है, सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। और इसका उपयोग क्या होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में अर्थात जो बेकरी वर्क किया जाता है उसमें बेकिंग पाउडर के द्वारा क्या सब क्या बेकिंग सामग्रियां बनाई जाती है, जैसे पाव वगैरह ये सब बनाया जाता है, इस बार पफ वगैरह ये सब बनाया जाता है, उसमें क्या बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसलिए बेकिंग पाउडर का इस बेकरी में कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए बेकिंग सोडा से क्या बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, खस्ता पकौड़े जैसे हम भुजिया वगैरह बनाते हैं तो भुजिया वगैरह में क्या स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में क्या इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या उसके अंदर CO2 भर जाती है तथा वो फूलने लगता है और मुलायम बने। इसलिए क्या स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और प्रति अम्ल के रूप में भी क्या बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में, जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर भी क्या ये सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा भरा हुआ होता है, जिससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो इसलिए हम देख लेते हैं इसका उपयोग क्या बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में क्या बेकिंग सोडा का NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। तो अब हम इस प्रकार एक दूसरा पदार्थ पढ़ेंगे, क्या है धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब बहुत सारे धोने की चीजों में, साफ सफाई की चीजों में किसका धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, या फिर साबुन की फैक्ट्री में वगैरह साबुन बनाने में किसका धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। तो धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2। क्या सूत्र हो जाएगा धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है प्रश्न में धोने के सोडे का सूत्र क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा कांच, साबुन और कागज उद्योगों में क्या धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है।
घरों में साफ सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडे का। मतलब जल में क्या मैग्नीशियम बहुत सारे ये कैल्शियम वगैरह ये सब पाया जाता है, उससे क्या जल कठोर हो जाता है, तो इन सबको हटाने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका? धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। और एक उदाहरण और बोरेस जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में किसके? धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। मतलब बोरेस जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अब एक पदार्थ आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब इसका सर्वप्रथम आविष्कार पेरिस में किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, इसका विनिर्माण मतलब घरों के निर्माण वगैरह में सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? जैसे बहुत बार चीज का किसी का हड्डी वगैरह टूट जाते हैं, डॉक्टर मतलब क्या प्लास्टर चलाता है, उसके ऊपर पट्टा लगाता है, तो उसमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है वो। जैसे मान लो इसका उपयोग क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में। जो टूटी हुई हड्डियां होती है मतलब उनको नया मतलब अच्छा करने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा लगा देता है, जिससे क्या हड्डी वापस जुड़ सके, ऐसा करता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्तमान में क्या मूर्तियां और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहले गार वगैरह या फिर मिट्टी की मूर्तियां बनती थी, अभी किसकी बनती है मूर्तियां? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसलिए वो मतलब नदी में और तालाबों में डुबाने पर क्या मूर्तियां जल्दी मतलब गलती नहीं है पहले के जैसे। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियां और खिलौने बनाने में किया जाता है। सतहों को चिकना बनाने में, अर्थात दीवारों को चिकना बनाने में भी किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में क्या चौक बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जो CaSO4 होता है प्लस हाफ H2O होता है, इसमें डेढ़ अणु जल का जुड़ने पर H2O जुड़ने पर क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। CaSO4.2H2O ये क्या है? एक प्रकार का जिप्सम है। तो जिप्सम को वापस गर्म करने पर क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें डेढ़ अणु पानी का जुड़ने पर जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम को करने पर वापस क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तथा इसका सूत्र एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार जिप्सम को कैसे लिख सकते हैं? जिप्सम इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4.2H2O। यहाँ पर हमारा दूसरा लेसन खत्म होता है तथा हम तीसरे लेसन में इस बार मिलेंगे। तो पहला दूसरा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इससे याद करके हम बोर्ड में एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं।